शुरू करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंडेस 2 का रिवीजन। इंडेस 2 बेसिकली इन्वेंट्रीज़ की बात करता है। इन्वेंट्रीज़ का वैल्यूएशन कैसे होगा और उनको हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर कैसे रिपोर्ट करने वाले हैं, उससे रिलेटेड सारी गाइडलाइंस जो हैं आपको ये इंडेस बताता है कि आपको अपनी इन्वेंट्रीज़ का क्या ट्रीटमेंट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखते हैं इन्वेंट्रीज़ का मतलब। इन्वेंट्री का मतलब है ऐसी असेट्स। अब इन्वेंट्री का मतलब है ऐसी असेट्स जो आपने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए रखी हुई है। ऐसी जो असेट्स जो आपने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए रखी है, जैसे आपका फिनिश गुड्स जो हो सकती हैं। आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप सपोज आप ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हो, आप गाड़ियाँ बनाते हो और आपने गाड़ियाँ सेल करने के लिए रखी हुई है। आप ऑर्डिनरी आपका कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो आपके लिए वो क्या होगी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपके लिए वो सेल होगी। ऐसी असेट जो आपने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए रखी हैं वो इन्वेंट्री में आती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको गाड़ी का। दूसरा, अगर आपने आपके बिजनेस में कोई आपकी फिक्स असेट्स है, वो आप अब वो पुरानी हो गई, आपने उसको सेल करना है, तो क्या वो इन्वेंट्री आएगी? नहीं, वो इन्वेंट्री में नहीं आएगी, क्योंकि वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है आपकी नहीं फिक्स असेट्स को सेल करना। तो इसलिए वो क्या आएगी आपकी इस इंडेक्स के अंदर नहीं आएगी। इस इंडेक्स के अंदर वो प्रोडक्ट्स आएंगे जो आप अपने जो आपका बिजनेस है, जिसमें आप बिजनेस करते हो, जिसकी आप सेल परचेस करते हो, तो उनको हम फिनिश गुड्स बोल सकते हैं, ठीक है। और या फिर आपने ऐसी गुड्स, ऐसी असेट्स जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, अभी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है, जो आगे जाके आपके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सपोज करो आप फर्नीचर बनाते हो, फर्नीचर बनने की आपकी कंपनी है। अब कुछ फर्नीचर ऐसा है जो अभी कंप्लीशन के स्टेज पे नहीं है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है, उस पर अभी काम चल रहा है, तो वो आपका वो ना तो अभी फिनिश गुड्स है ना वो रॉ मटेरियल, तो वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो आपके गुड्स रखे हुए हैं उनको हम WIP बोलेंगे, वो भी आपकी इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्री। अब थर्ड आइटम देखते हैं हम, आइटम्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब इन्वेंट्री जनरली किस में होती है आपकी? इन्वेंट्री उन बिजनेसेस में होती है जहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरर होता है। सर्विस वाली इंडस्ट्री में क्या होता है, आपकी इन्वेंट्री नहीं होती, जनरली आपकी इन्वेंट्री नहीं होती। अगर आप सपोज करो आप एक ट्रांसपोर्टर हो, तो आपकी इन्वेंट्री नहीं आएगी, कि आप तो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दे रहे हो, तो आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी। लेकिन सपोज करो आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन करते हो, यानी कि आप या तो गवर्नमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन करते हो या फिर आप अदर बिजनेसेस के लिए कंस्ट्रक्शन करते हो, तो आपके पास हो सकता है कुछ इन्वेंट्री हो, लेकिन आप सामने वाले को क्या दे रहे हो, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हो, फिर भी हो सकता है आपके पास इन्वेंट्री हो उस केस में। कैसे? क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो सर्विसेज देनी है, उसके लिए आपने हो सकता है ब्रिक्स खरीदी हो, सैंड खरीदा हो, सीमेंट खरीदा हो, तो ये सारे आइटम्स हो सकता है आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पहले से खरीद के रख रखे हो, तो इनको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल आपने सर्विसेज रेंडर करने के लिए पहले से खरीद के रखा हो सकता है, तो इसको भी आप इन्वेंट्री बोलोगे। तो सर्विस वाले केस में भी इन्वेंट्री हो सकती है, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि इन्वेंट्री सिर्फ उसी केस में होती है जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा हो। तो 3 तरह की हमारी इन्वेंट्री हो सकती है। एक तो फिनिश गुड्स जो आपको सेल करने के लिए रेडी है, आपकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप सेल करते हो रेगुलर बेसिस पे, और वो रेडी है, तो वो आएंगी आपकी फिनिश गुड्स में। अब कुछ ऐसी इन्वेंट्री है जो आपकी अभी ना तो रॉ मटेरियल है ना जो फिनिश गुड्स की कैटेगरी में है, तो उसको हम WIP बोलेंगे, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। और लास्ट में आपका रॉ मटेरियल, जो आपने प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, यानी कि आप गाड़ियाँ बनाते हो, आपने गाड़ियाँ बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, प्लास्टिक खरीदा, इंजन वगैरह खरीदे, उसके जो भी पार्ट्स लगते हैं वो सारे खरीदे, तो वो अभी आपके लिए यूज़ नहीं हुए हैं, लेकिन आप उनसे एक गाड़ी बनाओगे, तो वो सारा क्या हो गया, आपका रॉ मटेरियल हो गया। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। सिप्ला लिमिटेड रिक्वायर्ड केमिकल X&Y फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए फीवर टैबलेट PCM। सपोज करो सिप्ला एक दवाई बनाने वाली फार्मा कंपनी है, ठीक है। अब ये क्या करती है, केमिकल X&Y को यूज़ करके एक फीवर की टैबलेट बनाती है। अब जो X और Y है ना, यहाँ पर जो केमिकल X&Y है, वो क्या है, आपका रॉ मटेरियल है, और जो टैबलेट बन जाएगी उसके बाद वो आपका फिनिश गुड्स है। तो इसके लिए दोनों इन्वेंट्री का काम करेंगे। ये इसकी बुक्स में दोनों इन्वेंट्री रहेंगे। जब तक उसने रॉ मटेरियल खरीद लिया तो वो उसके लिए इन्वेंट्री है, और जब तक उसकी फिनिश गुड्स बिक नहीं जाता वो भी उसके लिए इन्वेंट्री है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, L&T क्या है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर ऑफ कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब वो यूज़ करती है अपने बिजनेस में कॉन्क्रीट, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड एक्सेट्रा फॉर रेंडरिंग इट्स सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। वो ये सारी सर्विस देने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करती है। तो कॉन्क्रीट और ये सारी उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, ये उसकी इन्वेंट्री है, ऑल्दो वो सर्विसेज दे रही है फिर भी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, हमने पहले समझ लिया इन्वेंट्री की बात हो रही थी, इंडेस 2 ने इन्वेंट्री की बात करी कि इन्वेंट्री क्या क्या है। उसने बताया 3 चीज़ें इन्वेंट्री में आएंगी आपकी। ऐसी गुड्स जो आपने सेल करने के लिए रखी हुई है अपने पास, वो आपकी फिनिश गुड्स हो सकती है, और वो आपके लिए इन्वेंट्री है। दूसरा, आपने कुछ ऐसी गुड्स रखी हुई हैं जो आप अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, लेकिन अभी पूरी तरह से वो कंप्लीट नहीं हो पाई, उस पर काम चल रहा है, तो वो आपके लिए वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। वो आपको वर्क इन प्रोग्रेस है, वो आपकी इन्वेंट्री में आएगी। उसके बाद कुछ ऐसे आइटम्स या फिर गुड्स खरीद रखे हैं जो आप आगे
उनसे कुछ मैन्युफैक्चर करने वाले हो, वो रॉ मटेरियल हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये भी आपकी इन्वेंट्री में आएगा। 3 चीज़ें आपकी इन्वेंट्री में आने वाली हैं। उसके बाद मेजरमेंट कैसे होगा इन चीज़ों का, आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाने वाले हो अपनी फिनिश गुड्स को, WIP को और रॉ मटेरियल को, उसकी बात करता है ये इंडेस आगे। फिनिश गुड्स और WIP का जो आपको मेजरमेंट करना है वो आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाने वाले हो लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। जो आपकी कॉस्ट आ रही है या जो आपकी फिनिश गुड्स की या फिर WIP की कॉस्ट लगी है अभी तक की, या उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, उन दोनों में से जो भी कम आती है वो आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखानी होगी। कॉस्ट का मतलब तो हम आगे देखेंगे कि कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड रहेगा। NRV का मतलब होता है कि आप उसको सेल करने पे आपको क्या पैसे मिलेंगे और उसको सेल करने के लिए आपके क्या खर्चे आएंगे। आपके सेल प्राइस में से माइनस करना होगा आपको सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों में से अगर जो भी लोअर है वो आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना होगा, क्योंकि हमारे इंडेस सारे क्या बोलते हैं, आपको फेयर प्रेजेंटेशन करना है। यानी कि आपकी बैलेंस शीट में कोई भी आइटम आ रही ना, तो वो उसी प्राइस पे आनी चाहिए, उसी फेयर वैल्यू पे आनी चाहिए जो आप एक्चुअल में बाजार में उसको बेच सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी फिनिश गुड्स आ रही है 1 लाख की, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू अभी 90,000 है, तो आपका आज 1 लाख पे नहीं दिखा सकते, उसे आपको 90,000 पे दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको कंपैरिजन करना होगा। तो फिनिश गुड्स और WIP का हमने देख लिया कैसे मेजरमेंट करना है। अब सेकंड में बात करते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने जैसे अभी हमने LNT वाले केस में देखा था और सिप्ला वाले में देखा था कि सिप्ला लिमिटेड ने X और Y केमिकल को खरीदा। तो अब जो सोचो कि वो रॉ मटेरियल अभी तक कंपनी के पास ही है और कंपनी ने अभी उसको यूज़ नहीं किया अपने प्रोडक्शन के लिए, उस दवाई को बनाने के लिए। अब बीच में क्या आ गया, 31 मार्च आ गया, 31 मार्च आ गया, अब उसके पास कुछ वो केमिकल X और Y पड़ा हुआ है। अब अपनी बैलेंस शीट में वो उसको किस रेट पे दिखाए, किस वैल्यू पे दिखाए, उसकी बात करता है ये इंडेस। अब इसमें आपको 2 केसेस हो सकते हैं। पहला आपको देखना पड़ेगा जो आप दवाई बनाने वाले हो, यानी कि आप जो फिनिश गुड्स बनाने वाले हो उसको आप प्रॉफिट पे सेल करोगे या प्रॉफिट या फिर कॉस्ट पे सेल करोगे। मतलब प्रॉफिट मतलब कॉस्ट या कॉस्ट से ऊपर पे सेल करोगे, कॉस्ट या कॉस्ट से ऊपर पे सेल करोगे, मतलब लॉस में सेल नहीं करने वाले आप उसको कुल मिला के। तो आप उसकी जो वैल्यू है ना उसको बैलेंस शीट में आप दिखा सकते हो, जितने पे आपने खरीदा था वो केमिकल या जो आपकी कॉस्ट थी आप उतने पर दिखा दो उसको, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो फिनिश गुड्स है, यानी कि आप जो सिप्ला लिमिटेड जो दवाई बनाने वाली है और वो दवाई जो सेल होगी ना मार्केट में, वो उसकी कॉस्ट मान लो 100 रुपये थी, लेकिन वो सेल होगी 90 रुपये में, तो आपको क्या करना है, यानी कि 10 रुपये के लॉस में आप उस दवाई को सेल कर रहे हो, सेल करने वाले हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो आपका रॉ मटेरियल है उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे दिखाना है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब होता है NRV। कि आप आज अगर अगर आज आप अपने रॉ मटेरियल को खरीदने जाओ तो किस वैल्यू पर मिलेगा आपको, वो होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं हम। हीरो लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है 2 व्हीलर्स, ठीक है, यूज़ करता है इंजन एज ए रॉ मटेरियल। अब हीरो लिमिटेड शैल नॉट रिटन डाउन इन्वेंट्री ऑफ इंजन जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ इंजन। अब हीरो लिमिटेड क्या है, इंजन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है। तो इंजन के प्राइस क्या हुआ, अब उसके पास ना 1,000 इंजन पड़े हुए थे उसकी इन्वेंट्री में 31 मार्च 2024 को मान लो। अब 1,000 पड़े हुए थे और उनका रेट था 10,000 रुपये पर इंजन का रेट था, 1,000 पड़े हुए थे। अब लेकिन क्या हुआ बाद में, मतलब उतनी कॉस्ट थी सॉरी, रेट नहीं था उनका, जो कॉस्ट थी 10,000 रुपये पर इंजन थी और 1,000 इंजन पड़े हुए थे उसके पास। लेकिन 31 मार्च को क्या हुआ, अब इंजन के प्राइस में फॉल हो गया, यानी कि अब इंजन का जो प्राइस है वो 8,000 रुपये पर इंजन है। तो क्या कंपनी को, क्या हीरो लिमिटेड के पास जो इंजन पड़े हैं उसको वो अपनी बैलेंस शीट में 8,000 रुपये दिखाए, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इंजन के प्राइस में उसका फॉल हुआ है। उसकी हीरो लिमिटेड की बाइक जो पहले भी वो 1 लाख रुपये में बेच रहे थे और आज भी 1 लाख रुपये में बिकेगी, तो उस केस में उसको अब कॉस्ट पे ही दिखा सकते हैं वो रॉ मटेरियल को अपने, यानी कि उनको जरूरत नहीं है कि वो 10,000 से 8,000 पे आ जाएं। इफ हीरो लिमिटेड रिकॉग्नाइज फिनिश गुड्स दैट इज बाइक एट ए NRV देन रॉ मटेरियल यानी कि इंजन शुड ऑल्सो बी शोन एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ ली कि इन्वेंट्री क्या क्या है, इन्वेंट्री क्या क्या होता है और हमारे पास इनका वैल्यूएशन कैसे करना है, मतलब मेजरमेंट क्या करना है। तो अभी तक हमने 2 बातें पढ़ी। इन्वेंट्री का मतलब क्या था, इन्वेंट्री का मतलब था 3 चीज़ें इन्वेंट्री में आने वाली हैं, एक तो फिनिश गुड्स, WIP और रॉ मटेरियल। अब इनका वैल्यूएशन कैसे होने वाला है, इन 2 का वैल्यूएशन तो कैसे होने वाला है, कॉस्ट जो आएगी इनकी और NRV जो आएगी, उन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आप अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। अब रॉ मटेरियल वाले केस में आपको 2 केस बनेंगे। आपको देखना है कि आप जो फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो, अपना फिनिश गुड्स बनाते हो, उसको कॉस्ट या कॉस्ट से ज़्यादा पे सेल करते हो, तो आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल को जो उसकी कॉस्ट है उस पर दिखा दो। लेकिन अगर आप लॉस पे सेल करने हो अपने फिनिश गुड्स को, अगर आप लॉस में सेल करने वाले हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे दिखाना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब आज की जो वैल्यू है इसकी, अगर आज ही आपको वो दोबारा खरीदना पड़े तो क्या वैल्यू पे पड़ेगा, वो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। तो यहाँ तक हमने अभी इतनी बात कर ली।
ये एक बहुत ही छोटा सा आपका इंडेक्स है, लेकिन और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आ जाता है। तो ये 4 मार्क्स आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। ये आपको स्कोरिंग चैप्टर है। हाँ, तो अब हम करते हैं बात कि कोस्ट का मतलब क्या है और एनआरवी का मतलब क्या है। डिटेल में पढ़ते हैं कोस्ट और एनआरवी का मतलब क्या है। अभी तक हमने पढ़ा इन्वेंट्रीज को हम मेजर करते हैं लोअर ऑफ कोस्ट और एनआरवी, लेकिन कोस्ट का मतलब क्या है और एनआरवी का मतलब क्या है। एनआरवी का मतलब तो अभी देख लेते हैं। एनआरवी का मतलब है आपका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस में आप सेल करने वाले हो उस फिनिश गुड्स को, यानी कि आप टैबलेट बनाते हो या बाइक बनाते हो, मान लो बाइक बनाते हो तो बाइक 1 लाख रुपये में सेल होने वाली है, तो ये हो गया उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब इसमें उसको कंप्लीट करने पर क्या क्या खर्चे आने वाले हैं, मान लो उसमें 10,000 रुपये के मेरे कॉस्ट आने वाली है, और सेलिंग एक्सपेंस आने वाले हैं 1,000 रुपये के। तो ये आपकी ये आपके हो जाएगी एनआरवी, नेट में आपको ये पैसा मिलने वाला है, यानी कि सेलिंग प्राइस में से आपको सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं, तो आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। अब कोस्ट का मतलब देखते हैं। कोस्ट का मतलब है आपका, सबसे पहले अगर आपने केमिकल एक्स और वाई खरीदा था, तो जो जिस प्राइस पे खरीदा वो प्राइस, ठीक है, उसमें आपको ऐड करनी है इंपोर्ट ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस। अगर कोई भी आपने नॉन रिफंडेबल टैक्सेस पे किए हैं, यानी कि आपने कस्टम पे किया या फिर आपने जीएसटी पे किया, उनका अगर आपको रिफंड नहीं मिलता सरकार से, तो आपको उनको ऐड कर लेना है अपने कोस्ट में, वो आपकी कोस्ट का पार्ट बनी। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उसने बताया नहीं, उसने सिर्फ लिखा कि इंपोर्ट ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस 1,000 रुपये, तो आप इसको रिफंडेबल मानोगे या नॉन रिफंडेबल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको इसको हमेशा नॉन रिफंडेबल मान के चलना है। दूसरा, आपने केमिकल खरीदा, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, दोनों ऐड कर दिया प्राइस, ठीक है। अब केमिकल को लाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड होगी। उसके बाद उसको हैंडलिंग करने के लिए कुछ कॉस्ट आई, वो भी उसमें ऐड होगी। आपको डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है यहाँ पे, कैश डिस्काउंट नहीं हो रही। कैश डिस्काउंट है तो आपको उसको इग्नोर करना है। ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स को आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है अपने कॉस्ट से। ठीक है, तो अभी तो हमने पढ़ा कोस्ट के बाद पढ़ रहे हैं कोस्ट में क्या क्या इंक्लूड रहने वाला है। कोस्ट में एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड रहने वाली है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड होना है, और उसके बाद अदर कॉस्ट उसमें आने वाली है। तो अभी तो हमने कॉस्ट ऑफ परचेज लिख लिया, क्या क्या परचेज प्राइस रहने वाला है, ड्यूटीज रहने वाली है, जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आई है हमारी, मतलब इन्वेंट्री को अपनी जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, यानी कि जो भी हम इन्वेंट्री खरीद रहे हैं उसको हमारी फैक्ट्री तक लाने की जो भी कॉस्ट है वो सारी हमारी कॉस्ट में आने वाली है। उसके बाद कन्वर्जन, यानी कि सपोज करो हमने कोई प्रोडक्ट जो हमारी फिनिश गुड्स है उसकी हम कॉस्ट निकालने वाले हैं, लेकिन वो गुड्स हमने कहीं से खरीदे नहीं है, हम खुद ही बना रहे हैं उसको, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमने खुद ही मैन्युफैक्चर करी है, उस केस में आपको कॉस्ट कैसे निकालनी है, तो उस केस में जितना भी आपकी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो उसकी कॉस्ट में ऐड कर दो। सपोज करो आप केमिकल एक्स वाई बनाते थे, तो केमिकल एक्स बनाने में लेबर का खर्चा आया कुछ, तो वो इसमें आ जाएगा 100 रुपये। अगर लेबर का खर्चा आया तो 100 रुपये इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ओवरहेड्स को लेना है। ओवरहेड दो तरह के हो सकते हैं, फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्शन वाले ओवरहेड लेने हैं, ठीक है। आपको प्रोडक्शन मतलब जो आपके डायरेक्टली रिलेटेड है, किससे, प्रोडक्शन से, इन्वेंट्री से डायरेक्टली रिलेटेड है, वही वाले प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेने हैं। अब फिक्स ओवरहेड क्या होते हैं, जो आपके चेंज नहीं होते वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ। जितनी आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी, आप कितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लो, जो आपका फिक्स ओवरहेड का खर्चा है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, वो आपके चेंज नहीं होने वाले। लेकिन जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो होते हैं वो पर यूनिट के हिसाब से होते हैं। वो हर जितनी आप ज़्यादा यूनिट बनाओगे उतने ज़्यादा आएंगे, और जितनी कम यूनिट का आप प्रोडक्शन करोगे उतने वो कम रहने वाले हैं। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल के जरिए से इसको समझेंगे पूरे केस को, कि इस फिक्स ओवरहेड आते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है। सपोज करो वेरिएबल आपके प्रोडक्शन के ओवरहेड 2 रुपये पर यूनिट था, तो आपके पास अगर इन्वेंट्री पड़ी हुई है 1,000 यूनिट, अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो यहाँ पर 2,000 रुपये इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो वेरिएबल ओवरहेड का ट्रीटमेंट तो हमने समझ लिया। फिक्स ओवरहेड वाला मैं आपको एग्जांपल के जरिए से समझाऊंगा। अब हमने देख लिया कोस्ट में क्या क्या आने वाला है। कोस्ट में हमने देखा परचेज की कॉस्ट में क्या क्या आना है वो देख लिया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या आना है, और अदर कॉस्ट वाला देख लेते हैं एक बार, ये भी देख लेते हैं। जो भी कॉस्ट, इनके अलावा कोई भी ऐसी कॉस्ट है जो आपने खर्च करी है इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट कंडीशंस और लोकेशंस पे लाने के लिए, वो सारी उसकी कॉस्ट में ऐड होंगी। उसके अलावा कोई भी आपने बोरिंग कॉस्ट आती है, बोरिंग कॉस्ट है जो इंड AS 23 के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज होनी चाहिए, तो वो भी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी। अभी तक हमने पढ़ लिया कि कॉस्ट में क्या क्या आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉस्ट में आपको इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कोई भी आपने एबनॉर्मल वेस्टेज कर दिया, सपोज करो आप दवाई बना देते, सिप्ला लिमिटेड दवाई बना दी थी और उसने केमिकल XYZ उसका फैल गया या फिर वेस्ट हो गया किसी भी तरह से, लेबर ने उसको
वेस्ट कर दिया, तो वो आपको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, वो आपको अपना एक्सपेंस बनाना है। यानी कि आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करके चलना, उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस में डालना है। कोई भी आपने स्टोरेज कॉस्ट रखी, जब तक वो स्टोरेज कॉस्ट क्या है नेसेसरी नहीं है, मान लो केमिकल जो है वो, उसको आपको केमिकल ऐसा है कि वो ख़राब हो जाएगा अगर आपने उसको 0 डिग्री से ऊपर रखा, तो इसके लिए जो स्टोरेज कॉस्ट है वो इसकी इन्वेंट्री में तब आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। कोई भी एडमिन ओवरहेड है वो नहीं है लेने आपको, यानी कि अकाउंट्स टीम है, यानी कि अकाउंट्स टीम या अकाउंट स्टाफ जो है उनकी सैलरी दी हुई है आपको, तो आपको वो नहीं लेनी। उसके बाद कोई भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, जैसे सेल कमीशंस, वारंटी, कैश डिस्काउंट, ये आपको इंक्लूड नहीं करने, ये सेलिंग के एक्सपेंस है, ये आपको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने वाले। कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट अनलेस परमिटेड बाय इंडेस 23, ऊपर भी हमने पढ़ा था, अगर कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करनी जब तक कि इंडेस 23 उसको परमिट ना कर दे। इंडेस 23 तभी परमिट करता है जब आपकी असेट क्या होनी चाहिए, क्वालिफाइंग असेट होनी चाहिए। और कोई भी पैकिंग चार्जेस किस तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के पैकिंग चार्जेस हो सकते हैं आपके, एक तो प्राइमरी पैकिंग और एक सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग क्या होती है, नेसेसरी होती है इन्वेंट्री को उसकी पर्सन लोकेशन एंड कंडीशंस पर लाने के लिए, तो इसको आपको हमेशा अपनी कॉस्ट में ऐड करके चलना है। लेकिन जो सेकेंडरी पैकिंग होती है ना, वो आपकी नेसेसरी नहीं होती, इसलिए आपको उसको ऐड नहीं करना है, यानी कि वो आप शो करने के लिए करते हो, या कि ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छे से बिक जाए, मतलब उसकी मार्केटिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, कस्टमर की अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपने कोई अट्रैक्टिव पैकिंग करी हुई है सेकेंडरी, तो उस केस में आपको उसको अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। तो अभी तक हमने पढ़ लिया इन्वेंट्री क्या क्या है, उसके बाद कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सॉरी इन्वेंट्री क्या है, उसका मेजरमेंट कैसे होगा, रॉ मटेरियल का कैसे होगा, फिनिश गुड्स और WIP का कैसे होगा, उसके बाद इनकी कॉस्ट कैसे निकलेगी और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलेगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। आप कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जो एक साथ 2 प्रोडक्ट बनाते हो, या फिर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट बनाते हो जिसके साथ कोई एक प्रोडक्ट अपने आप बन जाता है। जैसे आप जॉइंट प्रोडक्ट के एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, पेट्रोल और डीजल क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट है। जब एक कंपनी माइनिंग कंपनी है, अगर रिलायंस पेट्रोल का एक्सट्रैक्शन करती है ज़मीन से, तो उसमें पेट्रोल के साथ साथ डीजल भी निकलता है, तो ये क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं। अब जो एक्सट्रैक्शन करने की जो रिलायंस की कॉस्ट आई है, वो पेट्रोल और डीजल में कैसे एलोकेट करेंगे हम, वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद बाय प्रोडक्ट होता है, जैसे अगर आप कोई डेयरी कंपनी हो, डेयरी कंपनी क्या करती है, बटर बनाती है, बटर का प्रोडक्शन करती है ना, उसके साथ बटर मिल्क अपने आप बन जाता है, उसको बनाने की नीड नहीं पड़ती, मतलब जो वेस्टेज होता है ना एक तरह से, वो बटर मिल्क होता है। तो बटर मिल्क उस केस में क्या है, बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मतलब अपने आप बन जाता है वो प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, उसकी मार्केट, उसका वॉल्यूम लेस होता है, सेल भी कम होती है, उसके मतलब उसकी सेल भी कम होगी, बटर से कम सेल होगी और वॉल्यूम भी कम होगा, और जो सेल वैल्यू, सेल प्राइस होगा ना, वो भी बटर के मुकाबले कम होगा, तो वो बाय प्रोडक्ट होता है। तो बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब समझ लिया हमने, लेकिन अब इनकी कॉस्ट कैसे निकलेगी वो देखते हैं हम। अगर जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है, व्हेन मोर देन 1 प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन ए 1 प्रोसेस, आप कोई एक ऐसा प्रोसेस कर रहे हो जिसमें आपकी कॉस्ट आ रही है, सपोज करो 1 लाख रुपये, अब उससे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने वाले हैं, तो उस 1 लाख को आप किस किस प्रोडक्ट में कितना कितना एलोकेट करोगे, वो चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। द आउटकम इज जॉइंट प्रोडक्ट है, तो अगर जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, मतलब कितना कितना कॉस्ट लगी, वो सेपरेटली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, यानी कि 1 लाख रुपये लगा तो 2 प्रोडक्ट बने ए और बी, आप पता लगा पा रहे हो, ए में 60,000 लगा और बी में 40,000 लगा, तो उस रेशियो में आप ले लो, मतलब 60,000 40,000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप पता ही नहीं लगा पा रहे, यानी कि 2 प्रोडक्ट बन गए, ए बी, 1 लाख रुपये की कॉस्ट है आपकी, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि ए में कितना लगा है और बी में कितना लगा है, तो उस केस में क्या करना है आपको, उनका सेल प्राइस जो है ना, उनके रेशियो में उनको एलोकेट कर देना है। यानी कि ये प्रोडक्ट 1 लाख रुपये की कॉस्ट आई आपकी, 1 लाख रुपये की कॉस्ट आई, अब जो सेल हुई ना आपकी, प्रोडक्ट ए और बी बना, ठीक है, 1 लाख रुपये लगा के आपने ए और बी बनाया, अब ए की जो सेल हुई वो मान लो 2 लाख रुपये की हुई, और बी की जो सेल हुई वो 50,000 की हुई, तो इस रेशियो में आपको इस कॉस्ट को एलोकेट करना है इन दोनों प्रोडक्ट के बीच। तो यहाँ तक जॉइंट प्रोडक्ट की बात होगी। लेकिन आपका कोई बाय प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बाय प्रोडक्ट, सपोज करो आपने बटर बनाया, बटर की जो कॉस्ट आई वो 1 लाख रुपये आई, अब जो बटर मिल्क बना ना, बटर मिल्क जो बाय प्रोडक्ट था, उसकी जो सेल वैल्यू है वो 15,000 है, यानी 15,000 का बटर मिल्क भी बन गया। तो इसमें आपको जो कॉस्ट लेनी है ना अपने प्रोडक्ट, यानी कि बटर की कॉस्ट लेनी है, वो इसमें से लेस कर देनी है 15,000 रुपये, यानी कि 85 आपकी कॉस्ट है नेट में, आपकी नेट करके लेना है यहाँ पे आपको, बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को नेट कर लेना, उसको अलग से नहीं दिखाना, ठीक है, और ना उसकी इन्वेंटरी दिखानी, आपको उसी में से लेस कर लेना जो उसका सेल वैल्यू है। अब सपोज करो आप प्रोडक्शन कर रहे थे, जॉइंट प्रोडक्ट बने और उसमें कुछ वेस्टेज भी था, यानी कि आपने 10,000 यूनिट बनाया, तो कुछ 500 यूनिट आपका वेस्ट हो गया, जो इसका स्क्रैप वैल्यू है ना, वो आपको अपनी कॉस्ट से माइनस करनी पड़ेगी। आपकी कॉस्ट आई 1 लाख रुपये, और इसकी स्क्रैप वैल्यू यानी कि 500 यूनिट जो आपके खराब हो गए ना, ये भी कबाड़े की वैल्यू इसकी 10 रुपये के हिसाब से नहीं, 5,000 के अभी ये सेल हो जाएंगे, तो आपको अपनी कॉस्ट उससे कम कर लेनी है, यानी कि 1 लाख से आपको
5,000 रुपये कम कर लेने, 95 ही लेना है आपको अपनी कॉस्ट। तो ये हो गया हमारा जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें कॉस्ट को एलोकेट करना है। अब कॉस्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। कॉस्ट फॉर्मूला मतलब किस फॉर्मूले से आप देखोगे कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है हमें, किस फॉर्मूले से। अगर इन्वेंट्री आपकी इंटरचेंजेबल है, मतलब आपकी इन्वेंट्री जो है आप एक की जगह दूसरी यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने आपसे इन्वेंट्री मांगी, मतलब आपसे आपका प्रोडक्ट मांगा, आप टैबलेट बेचते हो, टैबलेट मतलब फीवर वाली दवाई बेचते हो आप, उसने आपसे दवाई मांगी। तो आप, ऐसा नहीं है कि जो पहले बनी है, मान लो दवाई का सीरियल नंबर 1 है, दवाई का सीरियल नंबर 2 है, लेकिन दोनों दवाई सेम है, काम एक ही करते हैं, यूज़ कर सकते हो आप दोनों को एक साथ। तो अब ये वाली दवाई जो इन दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, अब ये जो इन्वेंट्री होगी ना इनकी इंटरचेंजेबल होगी। तो इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हिस्टोरिकल मेथड यूज़ कर लो या फिर आप नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यूज़ कर लो। हिस्टोरिकल मेथड में क्या होते हैं, 2 मेथड रहते हैं जो आपके मोस्टली यूज़ होते हैं, फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। फीफो का मतलब होता है जो सबसे पहले परचेज या फिर प्रोडक्ट यूज़ किया आपने वह सबसे पहले सेल होगा, मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट सबसे पहले बनाया था वही सबसे पहले सेल किया, ये मान के चलता है ये मेथड। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड क्या है, ये मान के चलता है कि आपको इसके अंदर क्या करना होता है, फाइंड आउट करनी पड़ती है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। और वो कैसे फाइंड आउट करते हो, आपका जो ओपनिंग स्टॉक रहता है उसकी जो कॉस्ट है उसमें आपको ऐड करना होता है अपनी परचेज कॉस्ट को, और उसको डिवाइड करना होता है जो आपकी ओपनिंग में इन्वेंट्री थी प्लस जो इन्वेंट्री आपने परचेज करी। तो ये जो आपकी इस फॉर्मूले से जो आपकी वैल्यू आएगी वो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अगर आपके पास ये पर यूनिट वाली कॉस्ट को मान लो 2 रुपये आती है, अब ये 2 रुपये आ गई ना, तो आपके पास अगर 10,000 रुपये की 10,000 यूनिट की इन्वेंट्री है तो ये 20,000 रुपये की आपकी इन्वेंट्री हो जाएगी इस फॉर्मूले से। तो फीफो यूज़ कर सकते हो या आप वेटेड एवरेज, दोनों ही परमिट करता है इंटरचेंजेबल वाले केस में। अब नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या बोलता है, रिटेल मेथड या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ये वाला आपके कुछ काम नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, ना ही आपके पास इसका कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। वैसे तो काम ये भी नहीं आने वाला पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रिटेल मेथड में क्या होता है, अगर मान लो आप किसी मॉल में हो या किसी शॉप में हो जहाँ पर हज़ारों प्रोडक्ट पड़े हैं, आप उनकी मतलब वैल्यू नहीं निकाल सकते प्रोडक्ट वाइज। फीफो या वेटेड एवरेज निकालोगे तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपका बहुत टाइम जाने वाला है। तो उस केस में ये इंडेक्स क्या बोलता है, आप और वो उन सबकी वैल्यू जो है ना, उनमें मार्जिन जो रहने वाला है वो सिमिलर ही रहने वाला है एवरेज। मान लो उन सब में आपको 10% का मार्जिन मिलता है, तो आपको क्या करना है, उन सबकी सेल वैल्यू जो है ना उसमें से 10% माइनस कर लेना है, वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। तो ये वाला मेथड ये बोलता है आपके जो काम आएंगे, ये वाला मेथड आएगा, ये वाला मेथड आएगा। लेकिन अगर आपकी जो इन्वेंट्री है वो इंटरचेंजेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इंटरचेंजेबल नहीं है मतलब जैसे आप बाइक बनाते हो, अब बाइक का जो मॉडल है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, अब इसका ना ये इंटरचेंजेबल नहीं है। अब जो कस्टमर आया है या फिर आप भी हो ना, तो वो उनकी अलग अलग इन्वेंट्री है, अलग अलग वैल्यू है। तो उस केस में ये वाली बाइक की मान लो कॉस्ट आई आपको 10,000 रुपये की, सपोज करके चलो 10 नहीं, चलो 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख की आई, मॉडल 2 की 2 लाख की आई, मॉडल 3 की 3 लाख की आई। तो अब आपको ना ये सारी जो इन्वेंट्री आपकी इंटरचेंजेबल नहीं है, तो इस केस में आपको क्या करना है, स्पेसिफिकली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इस केस में कि मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट इस वाली की ये है, इस वाली की ये है, तो आपको जो आपकी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है। यानी आपकी कॉस्ट अगर बाइक 1 की 1 लाख है तो आपको 1 लाख लेनी है, बाइक 2 की 2 लाख है तो 2 लाख लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी को एक साथ वैल्यू कर देना है फीफो या फिर वेटेड एवरेज लगा के। ये जनरली होता है आपका ज्वेलरी इंडस्ट्री में यूज़। अब फीफो मेथड की एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा। फीफो का एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फीफो मेथड में क्या होता है, आपने 1,000 यूनिट खरीदी, 100 यूनिट खरीदी 10,000 रुपये से साल के शुरू में, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को आपने ये माल खरीदा, उस माल की वैल्यू थी आज की 1,000 रुपये। अब आपने सेल कर दिया इसमें से कुछ, आपने अप्रैल के महीने में ही इसमें से 10 यूनिट सेल कर दी, ₹12 के हिसाब से। अब आपके पास ये यूनिट बची ना, 100 आपके पास यूनिट थी, आपने 10 सेल कर दी, 90 यूनिट बची। अब इस 90 यूनिट के बाद अभी आपने क्या किया, दोबारा परचेज़ कर ली। अब आपने 1 मई 2024 में दोबारा परचेज़ कर ली 200 यूनिट ₹20 के हिसाब से, सेम की। चलो 20 रुपये ज़्यादा हो गया, ₹12 कर लेते हैं। अभी आपके पास कितनी प्रोडक्ट है, 200, 90 इसमें से बची थी आपके पास और 200 और खरीद लिया आपने, 290 है। अब इस 290 की कॉस्ट आपको क्या लेनी है, ये फीफो मेथड के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या बोलते हैं, जो आपने पहले गुड्स खरीदी थी वो पहले सेल कर दी, तो 290 में आपके पास
लेटेस्ट वाला 200 है, ठीक है। तो 200 तो आपके 12 के रेट पे आ जाएगा, और जो बचा हुआ पहले का उसमें से सिर्फ 90 बचे हैं, तो वो 10 रुपये पे खरीदा था आपने, तो ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी 2400 प्लस 900, 3300 आपकी कॉस्ट हो जाएगी इन्वेंट्री की 290 की। ये फीफो मेथड आपका बोलता है। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम सारे, जो भी आपको आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चंस, वो सारे एक बार करते हैं। शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस टेक्सचुअल नॉलेज के, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका, यूएल लिमिटेड परचेज रॉ मटेरियल 400 रुपये किलो, 400 रुपये पर केजी का इन्होंने क्या खरीदा है, एक रॉ मटेरियल खरीदा है। कंपनी डज नॉट सेल रॉ मटेरियल बट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। कंपनी जो करती है ना, रॉ मटेरियल को सीधा सेल नहीं करती है, तो कोई भी कंपनी नहीं करती है, कि नई बात थोड़ी ना बता रहे, वो उसका अपने प्रोडक्शन फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज़ करती है, ठीक है। द फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट ए ब्लो कॉस्ट, यानी कि आप जो उसको फिनिश प्रोडक्ट जो आपका बनेगा ना, फिनिश प्रोडक्ट जो बनेगा आपको, उसको आप उसकी कॉस्ट से भी कम पर सेल करने वाले हो, उसकी कॉस्ट से भी कम पर सेल करने वाले हो, ठीक है। एज कंपनी नेवर सेल द रॉ मटेरियल इट डज नॉट नो सेलिंग प्राइस। कंपनी रॉ मटेरियल को सेल नहीं करती, तो उसको उसका सेलिंग प्राइस भी नहीं पता। हैंस कैन नॉट कैलकुलेट द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। हाउएवर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 300 रुपये पर के जी, 300 पर के जी। कंप्यूट करना है आपको वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। अब कंप्यूट रॉ मटेरियल की वैल्यू हमने देखी थी कैसे निकलती थी। रॉ मटेरियल के जो आपको मेजरमेंट करना होता था, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता था। जो आपका फिनिश प्रोडक्ट जो बनने वाला है, ठीक है, जो आपका फिनिश गुड्स जो है वो सेल होने वाला है, या तो कॉस्ट और प्रॉफिट या ब्लो कॉस्ट। तो इस केस में आप उसको क्या करते थे, कॉस्ट पे दिखाते थे। जितने पे भी आपने 400 रुपये पे खरीदा तो आप इसको 400 रुपये पे दिखा सकते थे। लेकिन बिलो कॉस्ट अगर आप इसको सेल करने वाले हो अपने फिनिश प्रोडक्ट को, तो आपकी जो इन्वेंट्री जो दिखाते थे ना, आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे दिखाते थे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट कि अगर आप उस मटेरियल को आज मार्केट से खरीदने जाओ तो वो आपको कितने में पड़ेगा, तो 400 की जगह वो आपको आज 300 रुपये का पड़ेगा। तो इस कॉस्ट में यानी कि आपको उसकी कॉस्ट 300 रुपये दिखानी होगी। तो पहला आपका यही बोलता है। तो एग्जाम्पल बना अपना यहाँ पर खत्म हो जाता है। एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आईसीआई वाला आंसर क्या है, हाँ, अब आईसीआई ने क्या आंसर दिया है, एज पर इंडेस। आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, थोड़ी सी समझाना पड़ेगा कि हम अपना रीज़न ऐसा क्यों दे रहे हैं, कि इंडेस क्या क्या बोलता है, आपको ये थोड़ा सा थ्योरी लिख के बताना होगा। एज पर इंडेस टू इन्वेंट्री materials and other supply held for use in production of inventory are not written down below cost if finished product in which they will be incorporated are expected to sold at or above cost। अगर आप कॉस्ट या उससे ऊपर सेल करने वाले हो तब तो आपको उनको रिटर्न डाउन करने की जरूरत नहीं है। वही चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी, वो आपको यहाँ पर लिख के दिखानी है, ठीक है। हाउएवर व्हेन देयर हैज़ बीन डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ मटेरियल इट इज एस्टिमेट दैट द कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट विल बी एक्सीड नेट रिलाइजेबल वैल्यू एंड मटेरियल आर रिटर्न डाउन टू नेट रिलाइजेबल वैल्यू। लेकिन अगर जो प्राइस है आपका डिक्लाइन हो गया और कॉस्ट जो है आपकी फिनिश प्रोडक्ट की वो भी आपकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू पर दिखानी है आपको। अगर आप फिनिश प्रोडक्ट को अपना एनआरवी पर दिखा रहे हो, यानी कि एनआरवी पर दिखा रहे हो मतलब ब्लो कॉस्ट दिखा रहे हो, तो उस केस में आपको अपनी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर दिखाना है। इन सच सर्कमस्टेंसेज, ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे अपने मटेरियल्स यानी कि रॉ मटेरियल्स को दिखाना है बेस्ट अवेलेबल मेजर ऑफ देयर नेट रिलाइजेबल वैल्यू। देयरफॉर इन दिस केस यूएल लिमिटेड विल वैल्यू इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट 10,000 kg उसके पास रॉ मटेरियल था और उसकी 300 रुपये की वैल्यू थी, तो 30 लाख रुपये की उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, सन लिमिटेड फैब्रिकेटेड स्पेशल इक्विपमेंट यानी कि सोलर पावर पैनल बनाती है ये कंपनी। अब 2001 और 2 में क्या हुआ, एज पर ड्राइंग्स एंड डिज़ाइन सप्लाइड बाय कस्टमर, इन्होंने सोलर पावर पैनल बना दिया। ड्यू टू द लिक्विडिटी क्रंचेस द कस्टमर हैज़ रिक्वेस्टेड कंपनी टू पोस्टपोन डिलीवरी इन शेड्यूल्स एंड रिक्वेस्टेड कंपनी टू विदहोल्ड द डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स एंड डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ बैलेंस आइटम। अब उसने जो ऑर्डर दिया था ना, उसने अपने डिज़ाइन और ड्राइंग के हिसाब से दिया था कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाद में क्या हुआ, उसके कोई लिक्विडिटी क्रंचेस हो गए, उस कस्टमर ने कंपनी को बोला कि आप मेरी डिलीवरी को पोस्टपोन कर दो और रिक्वेस्ट किया कंपनी से कि आप जो भी फिनिश गुड्स बने हैं वो रख लो अपने पास और आगे से इसका प्रोडक्शन भी मत करना। एज ए रिजल्ट ऑफ अबव डिटेल्स ऑफ कस्टमर बैलेंस एंड गुड्स हेल्ड बाय कंपनी एज वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स एज ऑन 31 March 2023 एज फॉलोज।
सोलर पावर की जो WIP थी वो 85 लाख की थी। सोलर पावर पैनल्स की जो फिनिश प्रोडक्ट थे वो 55 लाख के उसके पास पड़े हुए थे। सन्ड्री डेटर्स यानी कि जो कस्टमर्स हैं वो 65 लाख का बैलेंस खड़ा हुआ था उसका। अब पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप अगेंस्ट, अब कंपनी ने क्या किया, उस कस्टमर के अगेंस्ट वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन दी इस ईयर के अंदर, ठीक है, बाय सन लिमिटेड। एडवाइस अपॉन द प्रोविजन टू बी मेड ₹205 lakhs इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स, फिनिश गुड्स एंड वर्किंग प्रोग्रेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपको एडवाइस करनी है। अब ये 2,05,000 कहाँ से आया यहाँ पर, सॉरी 205 लाख रुपए कहाँ से आए यहाँ पर, इनको ऐड करके 55 और 65 हो गया आपके 120, और यहाँ पे 85 इसमें ऐड करोगे तो आपको ये 2,05 आ जाएगा, 205, ठीक है। अब आपको एडवाइस करनी है इनके प्रोविज़न के। तो अब आपसे ये कंपनी एडवाइस मांग रही है कि एडवाइस करो, जो हमारे पास सोलर पैनल जो हमने बनाए थे अपने कस्टमर के लिए, वो कस्टमर हमसे वो पैनल लेने के लिए मना कर रहा है, तो हमारी जो कॉस्ट 85 लाख की आ चुकी है, जो हमने बना दिया उनकी 55 लाख की जो कॉस्ट आ चुकी है, उस कॉस्ट को हम अपनी बुक्स में क्या ट्रीटमेंट करें। तो क्वेश्चन में ना आपको कॉस्ट तो दी हुई है लेकिन इनकी NRV नहीं दी हुई है, तो आप इसलिए डिसाइड नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में कि कंपनी को क्या करना चाहिए, कि कंपनी को किस वैल्यू पे अपनी इन्वेंट्री को दिखाना चाहिए। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा कि कंपनी आप अपनी इन गुड्स की जो है ना NRV पता लगाओ। ये आपका ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, ये आपके लिए इन्वेंट्री है, ये आपके लिए इन्वेंट्री है, तो आप इनका पता लगाओ कि आप इनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। फिर आप इनको अपनी कॉस्ट से कंपेयर करो, यानी कि इस वाली कॉस्ट से, तब आप देख पाओगे कि आपको इसको किस वैल्यू पे दिखाना है। आपका इंड AS 2 ये बोलता है आपसे, इसको कंपेयर कर लो इन दोनों वैल्यू को, फिर आप जो कम वैल्यू आएगी उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखा देना, बाकी बैलेंस को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देना एज ए प्रोविजन। तो आपको ये आंसर देना है, लेकिन यही आंसर आपका ICAI ने लिख के दिया है नीचे। वो कैसे दिया है, उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है, आप भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, आप छोटे वैल्यू में लिख सकते हो। देखो इन्होंने क्या बताया, फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन इन क्वेश्चन इट इज़ ऑब्वियस दैट सन लिमिटेड मैन्युफैक्चरर सोलर पावर पैनल एज पर इंड AS 2 inventories are asset held for sale in ordinary course of business in the process of production of such sales and in forms of material and supplies to be consumed in production process or in rendering services. Therefore, solar power panel held in its stock will be considered as a inventory. अब इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले तो मैंने जो आपको ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे ना इन्वेंट्री, इन्होंने इन्वेंट्री को डिफाइन कर दिया कि इन्वेंट्री क्या होती है इंड AS 2 के हिसाब से। फिर इन्होंने कंक्लूजन दे दी कि जो सोलर पावर पैनल है ना वो इस कंपनी के लिए क्या है, इन्वेंट्री है। तो इन्होंने फर्दर क्या बताया, उसका मेजरमेंट का बता दिया। एज पर दिस द स्टैंडर्ड इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर इज टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। इन्होंने ये बता दिया कि किस पे आपको वैल्यू करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे फिनिश गुड्स है और फिनिश गुड्स है और WIP रॉ मटेरियल नहीं है, तो वो इस वाली पे ही आपको मेजर करना होगा। As the customer has a postponed delivery of schedule due to liquidity crunches and entire cost incurred for solar panel which were to be supplied has been shown in inventory. The solar power panel are in the position of company which can be sold in market. अब इन्होंने बताया कि सोलर पावर जो कंपनी अगर वो कस्टमर नहीं ले रहा तो वो मार्केट में किसी और कंपनी कस्टमर को सेल कर सकती है। Hence the company should value such inventory as per the principle laid down in Ind AS 2, that is lower of cost or net realizable value. दो गुड्स वर प्रोड्यूस एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ बायर। अब जो उन्होंने पावर पैनल बनाए थे ना वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाए थे, तो हो सकता है कि कोई सामने वाला बायर उसको खरीदे ही ना, कि ये तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, आपने तो उसके हिसाब से बनाया हुआ है, हो सकता है वो उसी के काम आए, कोई दूसरा कस्टमर उसका हो नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जितनी भी कॉस्ट है आपको सारी की सारी को राइट ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि आपकी इन्वेंट्री जीरो हो जाएगी। कंपनी शुड डिटरमाइन NRV ऑफ दिस गुड्स इन मार्केट एंड वैल्यू गुड्स अकॉर्डिंगली। अब कंपनी को अपनी NRV निकालनी होगी और अकॉर्डिंगली उसको वैल्यू करना पड़ेगा। चेंज इन वैल्यू ऑफ सच सोलर पावर पैनल शुड बी प्रोवाइडेड इन दी बुक्स इन एब्सेंस ऑफ NRV। देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, इन एब्सेंस ऑफ NRV ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स गिवन इन क्वेश्चन। एज्यूमिंग, इन्होंने एग्जाम्पशन लिए, दोनों एग्जाम्पशन लिए इन्होंने, कि एक तो इन्होंने एग्जाम्पशन लिया कि जो NRV है ना उसमें से कॉस्ट कम है, यानी कॉस्ट इज लोअर, कंपनी कैन वैल्यू इन्वेंट्री एज पर इंड AS 2। अगर कॉस्ट कम है तो कंपनी कॉस्ट पे वैल्यू कर देगी इन्वेंट्री को, तो यानी कि जो वैल्यू उन्होंने लगाई है वो वैल्यू पे इन्वेंट्री दिख जाएगी। आपकी इन्वेंट्री WIP 85 लाख पे आ जाएंगी और आपकी फिनिश गुड्स 55 पे आ जाएगी, टोटल इन्वेंट्री आपकी 140 की हो जाएगी। अल्टरनेटिवली भी दिया इन्होंने कि इफ़ इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज अ नो बायर, क्योंकि जो सोलर पावर पैनल बने थे वो स्पेसिफिकली उस कस्टमर के लिए बने थे, तो ऐसा मान रही है ये क्वेश्चन में इन्होंने ये भी मान लिया कि कोई बायर ही नहीं है उसका, उस केस में NRV इसकी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला खरीद नहीं रहा और कोई खरीदने को रेडी नहीं है, तो इसकी वैल्यू आज की नील होगी। तो उस केस में आपको करना पड़ेगा, इन सच केस फुल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP विल बी प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि आपको सबको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब लास्ट में जो सन्ड्री क्रेडिटर का आपका बैलेंस था, सन्ड्री डेटर का जो बैलेंस था उसके लिए भी इन्होंने बोला कि उसके लिए भी अपना 65 लाख रुपीज़ में प्रोविजंस बना दो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर के अकाउंट में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, शार्प ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेशन परचेज मोटरसाइकिल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट देम टू यूरोप। शार्प ट्रेडिंग हैज़ इनकर्ड दीज एक्सपेंसेस ड्यूरिंग। अब शार्प ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेशन मोटरसाइकिल को परचेज करती है काफ़ी सारी कंट्रीज से और उनको एक्सपोर्ट कर देती है यूरोप में। अब नीचे जो उसकी कॉस्ट आती है ना वो दी हुई है, तो आपको अब लास्ट में क्या बोला गया है कि आपको एडवाइस करना है इफ़ विच वर द अबव आइटम टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड वांट्स यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब आपको क्या करना है, इंड AS 2 के हिसाब से इन्वेंट्री की कॉस्ट पता लगानी है और एडवाइस भी करना है कि इनमें से कौन कौन से इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। तो आप इनका रीज़न भी दे सकते हो, ठीक है। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड रहता है। इन्वेंट्री की कॉस्ट में एक तो परचेज प्राइस इंक्लूड रहता है, तो 5 लाख इंक्लूड रहेगा। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट और परचेज 10,000 आपको इसमें से लेस कर देना होगा, 4,90,000, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी 200 रुपये की, फ्रेट 250 रुपये का, फ्रेट और इंश्योरेंस जो आपका परचेज पे हुआ है इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक आपका हो गया 5 लाख, ये हो गया आपका 490, ठीक है। 490 प्लस करना है आपको इन दोनों को 200 प्लस 250। उसके बाद हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटेड टू इंपोर्ट। अब जो आपने इंपोर्ट करते हो तो कंटेनर्स में या फिर आपकी कस्टम स्टेशन पे गुड्स को रखना पड़ता है, बाइक्स को रखना पड़ता है, तो उसकी भी कॉस्ट आती है। तो वो 100 रुपये इन्होंने ली हुई है, तो वो भी ऐड करनी पड़ेगी आपको। अब सैलरी जो आपकी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का इससे क्या लेना देना कि इन्वेंट्री को, कि उनकी सैलरी को हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करें, तो इसलिए यहाँ पर इसको आपको इग्नोर करना है, ये एडमिन खर्चा है, ठीक है। ओवरहेड आपका डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अब आपने ब्रोकरेज कमीशन पे किया आइडेंटिफाई करने के लिए एजेंट को इम्पोर्ट, यानी कि आपने जब बाइक्स खरीदी थी ना दूसरी कंट्रियों से, तो आपने कमीशन पे किया था एजेंट्स को जो वहाँ की कंट्री में जाके आपके लिए बायर वो सेलर ढूंढते थे, तो उसके लिए आपने 300 रुपये पे किए। ये भी आपका डायरेक्टली से परचेज से रिलेटेड खर्चा है, तो इसलिए आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करना होगा। उसके बाद आपने देखा सेल कमीशन पेबल टू सेल एजेंट। अब जब आप गुड्स को अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करते हो यूरोप में, तो वहाँ पे आपने सेल्स एजेंट लगाए हुए हैं, वो आपसे चार्ज करते हैं 150 रुपये, तो आपको इसको उसकी केस में नहीं लेना क्योंकि सेल का एक्सपेंस है, ठीक है। अब वारंटी भी देते हो आप 600 रुपये की, वारंटी वाले एक्सपेंस नहीं आएंगे, तो आपकी ये कॉस्ट आने वाली है 4,90,000 में आपको ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया 450 और 400 850, 4,90,850 आपकी कॉस्ट आ गई टोटल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं हम, ठीक है। 4,90,850। अब इन्होंने क्या बताया, सैलरीज ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स कमीशन एंड आफ्टर सेल वारंटी कॉस्ट आर नॉट कंसिडर एज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये मैंने भी आपको बता दी थी ये सारी चीज़ें कि ये चीज़ें आपकी नहीं आने वाली। ऊपर जब मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इन्वेंट्री में नहीं लेनी, तो वहाँ पे ये मैंने आपको खर्चे नोट करवा रखे थे। इतना आसान सा क्वेश्चन आने वाला है आपके पास, और ये आपका 4-5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।